नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 108 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसे कि परीक्षाएं नज़दीक हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोगों की परीक्षाओं की जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। इसे और भी अच्छा करने के लिए हमने कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं जिसकी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। टोटल क्वेश्चन जो होंगे हमारे 8 होंगे और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक हैं जो कई बार पेपरों में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि लोक नीति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो एग्जाम में कई बार पेपर में क्वेश्चन आया ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहला क्वेश्चन जो पेपर में होता है वो लोक नीति से रिलेटेड ही होता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि लोक नीति के विभिन्न प्रकार बताओ। तो देखो, लोक नीति जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी, तो सरकार पब्लिक के लिए जो नीतियाँ बनाती है वो नीतियाँ सारी की सारी क्या कहलाती हैं, हमारी लोक नीति कहलाती है। यानी कि लोक नीति वो सारी नीतियाँ होती हैं जो जनता के लिए तैयार की जाती हैं। ये इंडिविजुअल रूप से नहीं बल्कि सभी को प्रभावित करती हैं। तो सामान्यतः सरकार क्या करती है, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए, नियमों और कानूनों में सुधार लाने के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है और बहुत सारी नीतियां बनाती हैं। अब ऐसे में जो नीतियां होती हैं इनके अलग अलग टाइप के कार्य होते हैं और इसलिए इसे अलग अलग भागों में बांटा जाता है। पब्लिक पॉलिसी के टाइप की बात करोगे तो सबसे पहला जो टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, यानी कि वितरक नीति। इसे वितरणात्मक नीति भी कहते हैं। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। तो यह नीति जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारी सेवाएं हैं, वो कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी इसके ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, या बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात की जा रही है, या विधवाओं के लिए पेंशन की बात की जा रही है, या कहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी, जैसे बिजली बिल पर सब्सिडी दी जाएगी या फिर सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। तो इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ होती हैं इनका उद्देश्य ये होता है कि समाज के किस वर्ग तक लाभ को पहुँचाना है। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ग तक की बात करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी होती है। यानी कि सरकार जब कोई पॉलिसी ऐसी बनाती है जिसमें हम ये बात करते हैं कि जो सर्विसेज हैं वो कुछ ही लोगों को मिलेंगी, या जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही लोगों तक पहुंचेंगे। जैसे राशन जो है वो किस किन लोगों को मिलेगा, पीले राशन कार्ड वालों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, सफ़ेद राशन कार्ड वालों को क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये वितरक नीति कहलाती हैं। इनका उद्देश्य होता है कि संसाधन कहाँ तक पहुँचेंगे, सेवाएँ किस किस को मिलेंगी। इसका उद्देश्य होता है कि समाज के हर वर्ग को लाभ मिले। तो इस उदाहरण के लिए जो पेंशन योजना सरकार चला रही है, कृषि पर जो सब्सिडी दे रही है सरकार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जो बंटवारा कर रही है सरकार, ये सब वितरण पॉलिसी होती हैं। तो सरकार की ऐसी पॉलिसीज जो हर वर्ग को लाभ पहुंचाना चाहती हो या किसी एक वर्ग तक पहुंचना चाहती हो, ठीक है, ये सारी जो पॉलिसीज होती हैं ये वितरक नीति कहलाती है, जिसका उद्देश्य होता है जो हमारे पास संसाधन है, इसके अलावा जो हमारी सेवाएं हैं वो उस खास वर्ग तक पहुंचे जिसको उसकी ज़रूरत है। उदाहरण के लिए जो पेंशन योजनाएं हैं, सब्सिडी योजनाएं हैं। दूसरी होती है रेगुलेटरी पॉलिसी या फिर विनियामक नीति। ये नीति जो होती है ये किसी एक क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि डिसिप्लिन बनाया जाए, कानून व्यवस्था बनाया जाए। जैसे बड़े पैमाने पर वनों को काटा जा रहा है तो सरकार क्या कर रही है, पर्यावरण संरक्षण कानून बना रही है। तो ये ऐसी नीति होती है विनियामक नीति, रेगुलेटरी पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र को नियमित करती हैं, किसी विशेष क्षेत्र के लिए रूल और रेगुलेशन सेट करती हैं, उस क्षेत्र के लिए क्या है, सीमाएं लगाती हैं। श्रम कानून लगा रही है सरकार, वित्तीय विनियमन नीति लगाती है करप्शन को रोकने के लिए, मजदूरों के अधिकारों के लिए श्रम कानून बनाती है। तो ऐसे कानून, ऐसी पॉलिसीज जो किसी क्षेत्र को विनियमित कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, जो नीति बनाई जाती है वो सारी विनियामक नीति कहलाती है। इनका उद्देश्य होता है समाज में अनुशासन बना रहे। एक नीति होती है पुनर्वितरक नीति। पुनर्वितरण मतलब होता है दोबारा से बंटवारा, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। इसका उद्देश्य होता है कि समाज के वर्गों के बीच में संसाधन और धन का पुनर्वितरण दोबारा से किया जाए। जैसे सरकार क्या करती है, गरीबी खत्म करने के कार्यक्रम चलाती है, कर को इकट्ठा करती है और सब्सिडी जो पॉलिसी चलाती हैं, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी हो जाती हैं। इसमें उद्देश्य होता है कि समाज के अलग अलग वर्ग के बीच में जो संसाधन है उसे दोबारा से इस तरीके से बांटा जाए ताकि समाज में समानता आ जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, समाज में असमानता फैल जाती है, समाज के कुछ वर्गों को तो ज़्यादा फायदा मिल जाता है जबकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो दबे कुचले रह जाते हैं। तो सरकार जो है इन लोगों को भी सहायता प्रदान करने के लिए जो नीतियाँ चलाती है वो पुनर्वितरक नीति कहलाती हैं। एक होती है स्ट्रक्चरल पॉलिसी, जिसे हम संरचनात्मक नीति कहते हैं। यह नीति लंबे समय तक समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यानी कि वो पॉलिसीज जिनके जो उद्देश्य होते हैं वो दीर्घकालिक होते हैं। तो सरकार की पॉलिसी एक तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। तो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है वो पॉलिसी कहलाती है हमारी संरचनात्मक नीति, स्ट्रक्चरल पॉलिसी। ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे जब देश के लिए शिक्षा नीति बनाते हैं तो एक बार शिक्षा नीति जब बन जाती है और लागू हो जाती है तो फिर 20 से 25 साल तक वो नीतियाँ चलती हैं।
उदारीकरण की नीति हो गई, जैसे कि 1991 में उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था। तो ये उद्देश्य, ये बस इतनी सी बात रखना कि ऐसी पॉलिसीज जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं वो संरचनात्मक पॉलिसी कहलाती हैं। कुछ होती हैं इमरजेंसी पॉलिसी, उदाहरण के लिए कोई महामारी आ गई, जैसे कोविड के दौरान कुछ पॉलिसीज हमें अपनानी पड़ी, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई, किसी एरिया में चक्रवात वगैरह आ गया, या कहीं पर फ्लड आ गई, या कहीं पर अर्थक्वेक आ गया। तो ऐसी स्थिति में तुरंत के तुरंत समाधान के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, वो सारी इमरजेंसी पॉलिसी कहलाती हैं। एक होती है फॉरेन पॉलिसी, से हम विदेश नीति कहते हैं। तो ये विदेशी मामलों से नियंत्रित होती है, जैसे किस देश से हम व्यापार समझौता करेंगे, किस देश से सुरक्षा सहयोग करेंगे, किस देशों के साथ जो है हम अपने संबंधों को अच्छे से स्थापित करेंगे। एक होती है सांस्कृतिक नीति। इस नीति का काम ये होता है कि समाज की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए पॉलिसीज बनाई जाए, देश की जो धरोहर है उसे बचाए रखने के लिए जो है पॉलिसीज बनाई जाए। इसमें कला को बढ़ावा दिया जाता है, भाषा को बढ़ावा दिया जाता है, पारंपरिक विरासत को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे सरकार सांस्कृतिक संरक्षण की योजनाएं चलाती है या किसी क्षेत्र की कला को, प्रदर्शनियों को बढ़ावा देती है। तो इन नीतियों का चयन सरकार जो है प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर और समाज की क्या आवश्यकता है इन्हें ध्यान में रखकर करती है। तो अगर क्वेश्चन आता है लोक नीति के प्रकार बताओ, तो आप बताओगे सरकार जो है वो जनता के लिए कुछ नियम बनाती है, कुछ पॉलिसीज़ बनाती है, और जो ये पॉलिसी हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जहां सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को संसाधनों तक पहुंचाना चाहती है, लोगों तक सर्विसेज पहुंचाना चाहती है, ये वितरक नीति होती हैं। कुछ नीतियों का जो उद्देश्य होता है वो समाज में नियमों को निर्माण करने के लिए होता है, ताकि लोगों की जो गतिविधियां उन पर रोक लगाई जा सके और देश के विकास में योगदान दिया जा सके, जैसे पर्यावरण संरक्षण। फिर तीसरे हमने पुनर्वितरक पॉलिसी की बात करी कि कई बार समाज में क्या होता है, शुरुआत में सेवाओं का बंटवारा सही से नहीं हो पाता है, संसाधनों का बंटवारा सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से समाज में असमानता फैल जाती है, गरीब गरीब हो जाते हैं, अमीर अमीर हो जाते हैं। तो सरकार क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी चलाती है ताकि समाज में समानता स्थापित की जाए। स्ट्रक्चरल पॉलिसी वो होती हैं जिनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इमरजेंसी पॉलिसीज तुरंत के लिए होती है, कई बार नेचुरल डिजास्टर आ जाती है। फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो विदेश नीति को ध्यान में रखकर की जाती है। और कल्चरल पॉलिसी, इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज होती है, बट हम 20 नंबर में अब पूरी किताब तो लिखेंगे नहीं भाई, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोक नीति के निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, यानी कि पब्लिक पॉलिसी बनती कैसे है। सरकार पब्लिक पॉलिसी बनाते समय किन किन चीज़ों को ध्यान रखती है, यानी कि आपको कोई लोक नीति बनानी है, पब्लिक के लिए कोई पॉलिसी लेकर आनी है, तो आप उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे। तो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, यानी कि लोक नीति का निर्माण कैसे होता है, हम ये बात कर रहे हैं। तो देखो, जब भी कोई नीति बनती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, समस्या की पहचान की जाती है, क्योंकि भाई कोई समस्या आएगी तभी तो पॉलिसी बनाओगे आप, कोई समस्या नहीं होगी तो फिर क्या ही पॉलिसी बनाओगे। तो सबसे पहले क्या आएगी, समस्या। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या होगा, हम समाज की समस्याओं को देखेंगे कि भाई वर्तमान में समाज की क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहला चरण पॉलिसी को बनाते हुए क्या होता है, समाज में मौजूद समस्याओं या चुनौतियों को पहचाना जाता है। यह पहचान सरकार, नागरिक समाज या मीडिया के माध्यम से हो सकती है। यानी कि देखो, एक तो तरीका ये है कि सरकार को खुद लगे कि भाई इस समाज में अब इस चीज़ की ज़रूरत है, अब हमें ऐसा करना चाहिए, या नागरिक क्या करें, खुद ही धरने प्रदर्शन करें, आंदोलन करें और समाज की समस्याओं को उठाएं और बताएं भाई हमारे यहाँ ये पॉलिसी, ये समस्या है, इस पॉलिसी की ज़रूरत है। या फिर मीडिया खुद जाकर क्या करे, समस्याओं को जाकर देखे और फिर वो क्या करे, मीडिया आवाज़ उठाए इसके लिए और फिर सरकार का ध्यान दिलाए। तो सबसे पहला चरण जो है वो पब्लिक पॉलिसी में है, समस्या की पहचान, क्योंकि समस्या आएगी तभी पॉलिसी होगी। कई बार सरकार समस्याओं को खुद पहचान लेती है कि इससे ये चीज़ें हो सकती हैं, जैसे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं तो उसके लिए पॉलिसी बना रही है सरकार। कई बार नागरिक खुद अपने लिए आवाज़ उठाएंगे, कई बार मीडिया मुद्दे को बनाएगी। तो इस प्रकार से पहला चरण क्या हो गया, समस्या की पहचान। जैसे बेरोजगारी हो गई, शिक्षा की स्थिति हो गई, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब समस्याएं हैं। तो सबसे पहले समस्या आएगी, ध्यान रखना। जब समस्या आएगी तो फिर एजेंडा बनेगा, ठीक है, एजेंडे की सेटिंग होगी, यानी कि एजेंडा निर्माण। तो पहचानी गई समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि भाई 8-10 समस्याएं आ गई मान लो एक साथ, तो हम ये देखेंगे इन 8-10 समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, उसको प्राथमिकता देंगे और फिर उसके लिए नीति निर्माण के एजेंडे में शामिल कर देंगे, भाई इसके लिए पॉलिसी बनानी है। इसमें हम ये तय करेंगे किन मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भाई सारी पॉलिसी एक साथ तो नहीं बन सकती, तो बहुत सारी समस्याएं, तो उसमें से सबसे पहली समस्या जो है उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे दूसरे चरण में। तो पहले चरण में हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, दूसरे चरण में क्या करेंगे, एजेंडा बनाएंगे, तीसरे में क्या करेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि विकल्पों का निर्धारण करेंगे कि भाई इस समस्या से निपटने के लिए क्या क्या विकल्प हमारे पास हो सकते हैं। तो इस चरण में समस्या के समाधान के लिए कौन कौन सी वैकल्पिक नीतियाँ हो सकती हैं, कौन कौन सी योजनाएं हो सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए क्या होता है, जो समस्या होती है उससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाया जाता है, रिसर्चर को बुलाया जाता है, जो लोग उस क्षेत्र में जैसे मान लो गरीबी समस्या है, तो जिन लोगों ने गरीबी पर अध्ययन किया है, पीएचडी करी है, जो रिसर्च कर रहे हैं लगातार कि गरीबी को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो उसके लिए सरकार पॉलिसी बनाएगी। अब पॉलिसी का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या हो सकता है, रियल में वो आ सकती है पॉलिसी, नहीं आ सकती, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है।
तो सबसे पहले पॉलिसी निर्माण में क्या होगा, समस्या की पहचान की जाएगी, फिर एजेंडा बनाया जाएगा, फिर विकल्प सोचे जाएंगे कि इस समस्या को खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या क्या हो सकता है। अब मुद्दा है डिसीजन लेने का, तो सारा फॉर्मेट तैयार करके सामने वाले सरकार को भेज दिया जाएगा, क्योंकि सरकारी डिसीजन लेगी। अब सभी विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है, क्या प्लस हो सकते हैं, क्या माइनस हो सकते हैं, कितने लोग विरोध करेंगे, कितने लोग इसके समर्थन में आएंगे, ये सब ध्यान में रखा जाता है। और जब पूरा मूल्यांकन हो जाता है तो निर्णय लेती है कौन, सरकार। अब आपने निर्णय ले लिया कि भाई आपको पॉलिसी बनानी है या नहीं बनानी। अब मान लो आपने पॉलिसी बना ली है कि हाँ भाई अब पॉलिसी बन गई है, तो अब नीति अगर आपने बना ली है, मंत्रिमंडल विधायिका सरकार ने नीति को लागू कर दिया है, तो नीति बनने के बाद अब अगला चरण ये होगा फॉर्मेशन का, इम्प्लीमेंटेशन का, कि अब भाई नीति को लागू करना है हमें। तो नीति बन गई है, अब ज़मीनी स्तर पर काम करना है, तो चुनी गई नीति को लागू करना ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि आपने समस्या की पहचान कर ली, समस्या का एजेंडा ही बना लिया, उसके प्लस माइनस पर भी देख लिया, और संसद से उसे पास भी करा लिया, या राज्य की विधायिका से पास करा लिया, या जो भी अथॉरिटी उससे पास भी करा लिया। मैटर ये करता है कि भाई उस नीति को लागू कैसे करोगे, रियल में जिस चीज़ के लिए वो पॉलिसी बनी है क्या वहाँ तक वो चीज़ पहुँच पाएगी। इसके लिए सरकार विभिन्न विभागों यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड उनको बुलाएगी, जितनी एजेंसियाँ उससे संपर्क करेगी, जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें बताएगी कि भाई देखो इस पॉलिसी को लागू करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब नीति को प्रभावी रूप से लागू करना है तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कौन कौन से संसाधन लगेंगे, ये सारी चीज़ें निश्चित की जाएगी। तो आपको कोई भी पॉलिसी बनानी है तो सबसे पहले पॉलिसी बनाते वक्त आप क्या करोगे, समस्या की पहचान करोगे, फिर एजेंडा बनाओगे, फिर विकल्प ढूंढोगे कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, कैसे समस्या की सॉल्व किया जा सकता है। फिर आप डिसीजन लोगे कि भाई अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और जब डिसीजन हो जाएगा कि भाई नीति बनानी है तो मेन मुद्दा है कि नीति को लागू करना है, क्योंकि देखो जैसी नीति लागू होगी वैसे कुछ लोग क्या करेंगे, मुंह फाड़ेंगे, भाई विरोध करना शुरू कर देंगे हैं इस नीति के। क्योंकि देखो भाई ये ध्यान रखना, जब भी आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी पॉलिसी बनेगी तो वो 100% लोगों को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो ये ध्यान रखा जाता है कि कम से कम 60% लोगों को ये क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो अगर किसी पॉलिसी को कोई पॉलिसी 60% लोगों को सेटिस्फाई कर रही है तो आप ये मान के चलो पॉलिसी सही है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। लेकिन कोई भी पॉलिसी बनती है कुछ लोग विरोध करने आ जाते हैं, अरे भाई दूसरों का भी तो देखना पड़ेगा आपको। तो जब भी कोई पॉलिसी आए तो आप ये देखो कि भाई वो 60% लोगों को 70% लोगों को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो फिर 30% लोगों को तो देखो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आज तक ऐसी हुई नहीं है जो 100% लोगों को सेटिस्फाई कर दें। एक भगवान भी 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हर व्यक्ति के अलग अलग भगवान हैं। तो ये तो फिर भी पॉलिसी 100% लोगों को कैसे वेरीफाई करेगी, सेटिस्फाई कैसे करेगी। तो हमेशा ध्यान रखना सरकार का जो विरोध होता है वो होना तो चाहिए, लेकिन कई बार गलत भी विरोध होता है, जिसमें सरकार की बात मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखना मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार हो, हर सरकार का विरोध होता है, लेकिन विरोध वो इसलिए होता है क्योंकि कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो 100% लोगों का वोट लेती हो, तो इसलिए विरोध भी आपको दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा पॉलिसी का मूल्यांकन किया जाता है, ये जांचा जाता है क्या नीति ने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा किया है नहीं किया, यदि आवश्यक हो तो फिर बाद में नीति में संशोधन भी किया जाता है, यानी कि लास्ट में नीति कितनी प्रभावी रूप से लागू होगी, कितने लोगों को प्रॉफिट देगी, ये सब हम देख लेंगे। तो नीति सक्सेस कितनी रही ये देखेंगे, अगर नीति सक्सेसफुल नहीं रही तो उसमें कुछ चेंज करेंगे और लास्ट में सुधार करेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है कि यदि सरकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहती है तो क्या करेगी। तो सबसे पहले सरकार जो है वो समस्या की पहचान करेगी कि आखिर बेरोजगारी की दर बढ़ क्यों रही है। ठीक है, समस्या की जब पहचान हो जाएगी तो एजेंडा बनाएगी, एजेंडा में देखेगी कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे दिया जा सकता है। फिर विकल्प तलाशेगी कि यार रोजगार ऐसे दिया जा सकता है कि लोगों के अंदर स्किल्स नहीं है, तो पहले स्किल्स को बढ़ावा देगी सरकार, नए नए उद्योगों को बढ़ावा देगी। फिर डिसीजन लेगी कि इनमें से एक विकल्प को चुन लो भाई, फिर योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेगी और फिर देखेगी क्या इन सभी चीज़ों से रोजगार में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तब तो नीतियाँ चलेंगी, अगर नहीं हुई है तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो लोक नीति एक सतत प्रक्रिया है जो समाज की बदलती जरूरतों को विकसित करती है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कर दोगे। तीसरा क्वेश्चन, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, 2023 के पेपर में आया हुआ है कि नगर पालिकाओं की संरचना और संयोजन का वर्णन कीजिए, यानी कि नगर पालिकाएं कैसे बनती हैं ये बताना है आपको। तो देखो नगर पालिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूनिसिपलिटी। जैसे दिल्ली की बात करोगे तो आप यहाँ पर एमसीडी है, मुंबई की बात करोगे तो वहाँ पर बीएमसी है। तो इस प्रकार से जो नगर पालिकाएं होती हैं शहरी क्षेत्रों के लिए होती हैं, ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है पंचायतें। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों के लिए क्या होती है, म्यूनिसिपलिटी यानी कि नगर पालिकाएं। तो नगर पालिकाएं जिन्हें स्थानीय शासन यानी कि लोकल बॉडी भी कहा जाता है, ये एक प्रशासनिक संस्थान है जिनका संबंध शहरी क्षेत्रों से होता है। अब नगर पालिका बनती कैसे हम ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं संविधान के अनुसूची नंबर 12 जो है उसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये नगर पालिकाओं की जो स्थापना है आप ये मान के चलो 74th अमेंडमेंट 1993 में लागू हुई थी, 1992 में अमेंडमेंट हुआ था।
ठीक है। तो 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं की बात की गई थी, 93 में ये लागू हो गया था। 73rd अमेंडमेंट पंचायतों के लिए था, 74th अमेंडमेंट जो है वो नगर पालिकाओं के लिए था। अब हम बात करें नगर पालिका बनती कैसे है, तो सबसे पहले होता है भाई इलेक्शन। इलेक्शन में चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, ये नगर पालिका का प्रमुख प्रशासनिक निकाय होता है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि नगर पालिकाओं के लिए इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में जो लोग जनता द्वारा चुने जाएंगे वो इसमें प्रतिनिधि बनेंगे। इन सदस्यों में से एक बंदा बनेगा अध्यक्ष, जिसे मेयर कहा जाता है या चेयरपर्सन कहा जाता है, और ये बंदा होता है नगर पालिकाओं का प्रमुख। अब कोई भी एक व्यक्ति तो चला नहीं सकता पूरे के पूरे, तो बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखा जाता है, यानी कि प्रशासनिक कर्मचारी रखे जाते हैं। तो नगर पालिकाओं का कामकाज सही से चल सके, नगर पालिकाएं जिन उद्देश्यों के लिए बनाई गई हैं वो हो सके, शहरों में साफ सफाई हो, इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन हो, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ठीक है, लाइब्रेरी वगैरह की जो सुविधाएं वो मिले, पुलिया वगैरह जो है उनकी समस्याएं दूर हो सके। तो इसके लिए कुछ मुख्य अधिकारी बनाए जाते हैं, जैसे चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, इसके अलावा अभियंता यानी कि इंजीनियर्स, अकाउंटेंट यानी कि लेखाकार, और भी बहुत सारे कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। तो नगर पालिकाओं की संरचनाओं में सबसे पहले क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर आएंगे, जनता उन्हें चुनेगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी प्रशासन को चलाने के लिए। इसमें क्या होगा, जैसे कि एक मुख्य अधिकारी होगा, अकाउंटेंट होगा, इंजीनियर होंगे, और भी बहुत सारे अन्य जो होंगे हेल्पर होंगे। फिर नगर पालिका अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमेटियां बनाएगी, जैसे स्वास्थ्य के लिए अलग कमेटी बनेगी, शिक्षा के लिए अलग कमेटी बनेगी, उसके मेंबर अलग होंगे, जल आपूर्ति के लिए अलग कमेटी बनेगी, उसके मेंबर अलग होंगे, सड़क निर्माण के कार्यों की देखरेख के लिए अलग कमेटियां बनेंगी। तो इस प्रकार से अलग अलग कमेटी अपने अपने फील्ड के लिए काम करेगी। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर कि नगर पालिका बनती कैसे है। अब हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले एक होता है अध्यक्ष, जिसे हम मेयर या चेयरपर्सन कहते हैं। ये नगर पालिका का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास ही होती है। नगर पालिका की जितनी भी बैठक है उसे ये अध्यक्ष ही बुलाएगा, और नीति निर्माण कैसे होगा इसमें यही ध्यान रखेगा। फिर आते हैं काउंसलर्स, पार्षद, इन्हें जनता चुनती है, ये अपने अपने वार्डों की लीडरशिप करते हैं, नगर पालिकाओं की बैठक में भाग लेते हैं और विकास योजनाओं को प्रस्ताव देते हैं। फिर आते हैं चीफ ऑफिसर, मुख्य अधिकारी, ये प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, राज्य सरकार या नगर पालिका द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। और फिर अन्य कर्मचारी जो अभी हमने बात करी, इंजीनियर्स जिन्हें हिंदी में अभियंता कहते हैं, सफाई कर्मी, लेखाकार, ये सब इसमें काम करेंगे। मुख्य क्षेत्र क्या है काम के इनके, यही स्वास्थ्य और साफ सफाई करवाना, विकास कार्य यानी कि सड़क, भवन और पार्कों का निर्माण करवाना, जल आपूर्ति, शुद्ध पीने का पानी मिले, शिक्षा मिले, बिजली और प्रकाश रहे, और राजस्व इकट्ठा करते हैं, हाउस टैक्स वगैरह इकट्ठा करते हैं ये। उदाहरण के लिए भारत में नगर पालिका का जो ढांचा है वो 74वें संशोधन अधिनियम से आया है, 1992 में स्थापित किया गया था, 93 में ये लागू हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है नगर पालिका वाला तो कर दोगे आप। चौथा क्वेश्चन आपका टिप्पणी करने के लिए आता है, 2 टॉपिक देगा आपको 10-10 नंबर के, और 10-10 नंबर के हिसाब से इस पर टिप्पणी करनी है। कोशिश आप ये करना कि आप लॉन्ग क्वेश्चन करो, क्योंकि टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे तो आप करोगे ही। तो पहले वाले भाग में आपको 4 में से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन निपटा देने हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा नीति प्रक्रिया का अभिजात्य मॉडल क्या है। खूब आता है ये क्वेश्चन भाई, कि जब आप पॉलिसी बनाते हो तो उसका अभिजात मॉडल क्या है, कि बहुत सारे मॉडल हैं, उसके हमसे अभिजात मॉडल की बात कर रहा है, एलाइट मॉडल की बात कर रहा है। तो देखो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एलाइट क्लास होती क्या है, यानी कि अभिजात कौन होते हैं। तो देखो अभिजात वर्ग आज के बाद आपको कहीं पर मिल जाए, चाहे हिस्ट्री में मिल जाए, चाहे पॉलिटिकल में मिल जाए, चाहे पब्लिक एड में मिल जाए, या किसी भी सब्जेक्ट मिल जाए। ये मान के चलो अभिजात वर्ग वो होते हैं जो विशेष अधिकार वाले लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, इनके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है। तो ये माना जाता है कि जो पॉलिसी बनती है उसमें सबसे पहले जो है इन अमीरों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, पावरफुल लोगों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं, ये माना जाता है यही देश चलाते हैं। तो नीति प्रक्रिया के अभिजात मॉडल में ये मानता है कि समाज में जो नीतियाँ हैं ये अभिजात वर्ग द्वारा बनाई जाती हैं। अगर अभिजात वर्ग सेटिस्फाई है तो नीति बन जाएगी, अगर अभिजात वर्ग सेटिस्फाई नहीं है तो नीति नहीं बनेगी। इस मॉडल के तहत ये तर्क दिया जाता है कि सामान्य जनता की जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं, जो समस्याएं हैं, ये नीति को प्रभावित नहीं करती, बल्कि नीति उन व्यक्तियों को प्रभावित करती है। भाई वो व्यक्ति, अगर जो इलाइट लोग हैं ना, जो अमीर लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, अगर ये अपने सत्ता को कब्जा रखना चाहते हैं, धन को कब्जा करना चाहते हैं, संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, तो ये अपने हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। यानी कि नीति प्रक्रिया का अभिजात मॉडल ये कहता है कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो वो दिखावे के लिए तो ये कहा जाता है कि हम जनता के लाभ के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट रियलिटी उसकी ये होती है कि अभिजात वर्ग को लाभ पहुंचाना चाहती है। ये जो पावरफुल लोग हैं, अथॉरिटी में जो लोग हैं, ठीक है, इसके अलावा जो अमीर लोग हैं, ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। अभिजात वर्ग मॉडल ये कहता है कि अगर मान लो कहीं पर सड़कों का निर्माण हो रहा है तो उसमें सीधी सीधी बात है कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए बन रहा है। हालांकि सड़क का जनता को भी लाभ मिलेगा, लेकिन उसका मेन बेसिक प्रॉफिट जो मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा। तो नीति निर्माण का जो अभिजात मॉडल है वो ये कहता है समाज में नीतियां तो बनती हैं,
दिखाया ये जाता है कि जनता की इच्छाओं के लिए बन रही है, जनता की अपेक्षाओं के लिए बन रही है, जनता की समस्याओं को खत्म करने के लिए बन रही है, बट रियलिटी इससे दूर है। ये नीतियां उसलिए बन रही हैं ताकि सत्ता पर कब्जा रखा जा सके, धन पर कब्जा रखा जा सके। सिंपल सी बात है, सरकार कोई भी पॉलिसी बना रही है तो इसलिए तो बना रही है ताकि अगले चुनाव में भी से वोट मिले। मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? अभिजात्य वर्ग का प्रभुत्व होता है, राजनीतिक नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, उच्च प्रशासक और समाज के जो प्रभावशाली सदस्य होते हैं ये नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहली बात तो ये है। सामान्य जनता का प्रभाव बहुत सीमित होता है, जनता केवल उन नीतियों को चुपचाप से स्वीकार कर लेती है। सत्ता में केंद्रीकरण, यानी कि सत्ता में कुछ चुनिंदा व्यक्ति होते हैं जो सारी पॉलिसी बनाते हैं। जैसे आज के टाइम पर आप देख लो, गवर्नमेंट में 8-10 नाम जो है चुने हुए हैं, वो 8-10 नाम ही मिलकर सारी पॉलिसी बनाते हैं। इसके अलावा बाकी लोगों से पूछा भी नहीं जाता। पार्टी के सांसदों को भी पता नहीं होता कि क्या पॉलिसी बन रही है क्या नहीं बन रही। हर पार्टी का यही है कि 2-4 बंदे जो है डिसीजन लेंगे। तो सत्ता का क्या हो जाता है? सेंट्रलाइजेशन होता है, यानी कि एक ही बंदे के पास पावर होती है, बाकी लोगों के पास पावर नहीं होती। इसके अलावा संरक्षणात्मक दृष्टिकोण होता है। अभिजात्य वर्ग अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है कि जो हमारी क्लास है वो मजबूत बनी रहे, हमारे अधिकार बने रहे। ये नीतियां आमतौर पर उनकी प्राथमिकताओं को ही पूरा करती हैं, यानी कि रियल में ये बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाई थी हैं। नीतियों की जो व्याख्या है, तो सबसे पहले नीतियों का जो निर्धारण किया जाता है वो अभिजात्य वर्ग की इच्छाओं के हिसाब से किया जाता है। जनता को बस ये शो किया जाता है कि भाई हम उनकी समस्याओं को दूर कर देंगे, लेकिन समस्याएं कभी भी, ध्यान रखना, मूल समस्याएं उनकी कभी पूरी तरीके से सुलझाते नहीं हैं। क्योंकि अगर समस्या सुलझ गई तो फिर अगली बार वोट किस चीज़ के लिए दोगे? जब सड़क बनेगी तो फिर सीवर बनाएंगे, फिर सीवर के लिए सड़क तोड़ देंगे तो अगले चुनाव में फिर कहेंगे हम सड़क बनवाएंगे, फिर सीवर फंस जाएगा, फिर उसकी सफाई के लिए मांगेंगे आपसे वोट। तो इस प्रकार से जो नीतियाँ इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि ना जो अभिजात्य वर्ग उनका फायदा होता रहे, कॉन्ट्रैक्टर का फायदा होता रहे, पैसा लगातार उगाही होते रहे, जनता प्रॉब्लम में फंसी रहे, जनता को लगे डेवलपमेंट हो रही है, सड़क टूटी है तो डेवलपमेंट हो रही है भाई, ठीक है, गड्ढे खुदे हैं तो डेवलपमेंट हो रही है। तो अभिजात्य वर्ग जो मॉडल है वो ये मानता है कि जो जितनी भी नीतियाँ हैं वो अभिजात्य वर्ग को फायदा पहुँचाने के लिए की जाती हैं। आलोचना की जाती है कि ये लोकतंत्र का उल्लंघन है, समाज में असमानता को बढ़ावा देता है, सामान्य जनता की अनदेखी करता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि अभिजात्य मॉडल थोड़ी सी रियलिटी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो अभिजात्य वर्ग मॉडल के बारे में आएगा तो मैं डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कर दोगे। अगला जो टॉपिक था हमारा टिप्पणी करने के लिए वो था जीरो बेस्ड बजटिंग, यानी कि शून्य आधारित बजट कार्य। देखो, शून्य आधारित बजट कार्य क्या होता है, जीरो बजट क्या होता है? तो जैसे सपोज डेट पिछले साल आपकी एक पॉलिसी चल रही है, ठीक है, यानी कि पिछले साल एक कार्यक्रम आपका चल रहा है, तो ये इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा नहीं हुआ, अब अगले फाइनेंशियल ईयर में और आगे बढ़ाना है। तो एक तरीका तो ये है कि हम पिछली बार कितना पैसा लग गया अब इसमें और आगे बढ़ा दें। एक तरीका ये है कि यहीं से जीरो शुरुआत करें कि हम अब दोबारा से इसको ध्यान देंगे, जहाँ जहाँ रिफॉर्म की जरूरत है वहाँ वहाँ करेंगे, इसे बोलते हैं जीरो बजटिंग। तो शून्य आधारित बजट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यय को, यानी कि प्रत्येक खर्च को हर बजट की शुरुआत में जीरो से शुरू किया जाता है। जबकि पहले क्या चलता था? पहले ये होता था कि पिछले वर्ष के बजट को आधार मानकर कुछ परिवर्तन कर देते थे। लेकिन जब आप जीरो बजट की बात करोगे, जेबीबी की बात करोगे, तो इसमें हर साल जो पहली बार चीज़ें प्रस्तावित की जाती हैं ये माना जाता है कि हर बार वो नई है, यानी कि पुरानी नीति भले ही चल रही हो लेकिन उसे नई मानकर ही उस पर काम किया जाता है। तो इसे बोलते हैं जीरो बजट। इसमें प्रत्येक गतिविधि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि पिछले साल जो काम हुआ था उसकी जाँच की जाती है और फिर उसे और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए और काम किया जाता है। ऐसे में इस विभाग को ये साबित करना पड़ता है कि जो खर्च हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन अब नए खर्च की जरूरत क्यों है। जैसे मान लो पहले की कोई चीज़ चल रही है, अब उसमें कुछ सुधार करना है तो आपको पूरा रिटर्न में बताना पड़ेगा, ठीक है, प्रूफ करना पड़ेगा, भाई इसमें ये सुधार की जरूरत है, जनता को ये प्रॉब्लम हो रही है, अब हमें ये खर्च करना पड़ेगा। तो यानी कि अगली बार फिर से जीरो से जब चीज़ें शुरू होंगी तो वो जीरो बजटिंग है। इसमें शून्य से शुरुआत होती है, पिछली राशि से शुरुआत नहीं होती। इसमें प्राथमिकताओं को देखा जाता है कि किन चीज़ों की पहले जरूरत है, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले जिस चीज़ की जरूरत होती है उस चीज़ को किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कॉस्टिंग और प्रॉफिट की बात की जाती है कि खर्च कितना होगा, उससे लाभ कितना होगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये सब जीरो बजट में ध्यान रखा जाता है। तो जितनी भी सरकारी योजनाएं बनाई जाती है, जितने भी विभाग पर खर्च होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जीरो बजट प्रक्रिया शुरू की गई है। निजी कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हैं लगातार, तो उसे भी ध्यान में रखते हुए जीरो बजटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। शैक्षिक और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं, इसमें संसाधनों का प्रभावी प्रयोग हो पाए, जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो यूज़ हो पाए, इसके लिए भी जीरो बजटिंग की बात की गई है। इससे लाभ क्या है? इससे लाभ यह है जो जरूरी खर्च है वही होंगे, गैर जरूरी खर्चों में कटौती हो जाएगी। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, क्योंकि पहले आपको बताना पड़ेगा भाई कि हमने इतना पैसा खर्च किया है और इतना काम हुआ है, आगे हमें और काम करना है तो उसके लिए हमें इतना पैसा लगेगा, जिसके लिए हम ये काम करेंगे। तो पूरी चीज़ें बतानी पड़ेगी, तो जवाबदेहिता बनती है। संसाधनों का अच्छे से प्रयोग होगा और बजट प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। चुनौती ये है कि समय ज़्यादा लगता है, ज़्यादा मजदूरी लगती है, ज़्यादा सोचना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट हर साल जो है
पूरा का पूरा हिसाब दे देगा, ये मुश्किल होता है। आप देखते हो ना, जब बजट आता है तो उससे पहले कंपनियों में हड़बड़ मच जाती है, क्योंकि सबको अपना अपना क्या है, जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो सेट करके बताना पड़ता है। ठीक है, कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, कितना आईटीआर फाइल करना है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, हर साल ये सारी चीज़ें एकदम से 2-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी फैली हुई होती हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी वो ट्रेंड नहीं होते, तो ऐसे में उन्हें ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। और कई बार कुछ ज़रूरतें ऐसी होती है जिनकी तुरंत आवश्यकता होती है, तो उनको अनदेखा कर देते हैं। तो इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। निष्कर्ष से निकलता है, शून्य आधारित बजट जो है वो उपयोगी तो है, आधुनिक बजट प्रक्रिया से अलग भी है, पुरानी बजट प्रक्रिया की कमियों को दूर भी करता है। लेकिन अगर हमें जीरो बजट को लागू करना है तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन हमारा मजबूत होना चाहिए, डाटा अच्छे से विश्लेषित होना चाहिए, नीतिगत इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और बजट में अनुशासन होना चाहिए, संसाधनों की दक्षता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है दूरदर्शिता, लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। तो मैं मान के चलो इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप कर दोगे। अगले जो 4 क्वेश्चन हैं हम वो पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर दे दीजिए, ताकि हम अगली वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड कर सकें।